हेलो साथियों, उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और आज हम करने वाले हैं अपनी यूपी टीटी से संबंधित एवीएस की प्रैक्टिस क्लास, जिसमें रहने वाले हैं 100 क्वेश्चंस और सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले इंपॉर्टेंट। तो क्लास में जितने लोग इस समय जुड़ चुके हैं सभी लोग एक बार इस सेशन को अपने साथियों तक शेयर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। उसके बाद में शुरू करते हैं अपनी आज की प्रैक्टिस क्लास, जिसमें रहने वाले हैं 100 क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन वही रहने वाले हैं जो लगातार आपके एग्जाम में घुमा घुमा के 2 से 3 बार बन चुके हैं। तो उम्मीद है कि इस बार भी आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके एवीएस के। तो क्लास को बिना स्किप किए पूरी की पूरी क्लास को देखना है और इस क्लास को सभी जानने वालों के पास तक जरूर शेयर करना है जिनको इस बार यूपी टेट का एग्जाम देना है और क्वालिफाई करना है एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण में प्रमुखता कितने घटक होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भौतिक या जैविक घटक, दूसरा है जैविक घटक और तीसरा है ऊर्जा घटक। यानी इसके 3 घटक होते हैं, भौतिक या जैविक घटक, जैविक या फिर ऊर्जा संघटक। तो दूसरा क्वेश्चन है, आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार की थी? आपको बताना था कि आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार की थी। तो इसका सही आंसर होगा पाता तथा दाता। क्या हो जाएगा? रिसीवर एंड कंट्रीब्यूटर्स, यानी कि पाता तथा दाता, पाने वाला और देने वाला। और तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? तो वो हो जाएगा प्रौद्योगिकी मानव। ये क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में बनते चले आ रहे हैं। आपके जितने यूपी टेट के एग्जाम होते हैं घुमा घुमा के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो क्लास में लगातार बने रहना है और क्लास को शेयर करते चलिए। साथ साथ में 100 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया? कौन सी विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया? तो आंसर हो जाएगा पशुपालन। किसने किया था? पशुपालन ने मानव को जो है सामूहिक जीवन प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है? खेती की सबसे पुरानी अगर प्रणाली की बात की जाए तो वो हो जाएगी झूम खेती। क्वेश्चन 4 से 5 बार आपके एग्जाम में बन चुका है कि खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है, तो वो जाएगी झूम खेती। अगला क्वेश्चन है, विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि कहाँ पर होती है या फिर कहाँ पर प्रचलित है? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वोत्तर एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में। क्या आंसर हो जाएगा? दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया या फिर कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में आज भी झूम खेती या फिर स्थानांतरण खेती होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? आपको बताना है कि मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन क्या जाएगा? फ्रेडरिक जेटजल को प्रदान की गई है। मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा फ्रेडरिक रेटजल को प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता कितनी होती है? जिसका आंसर हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 60% आर्द्रता। कितनी? जो सेल्सियस होता है वो होना चाहिए 25 डिग्री और तापमान होना चाहिए 60% आर्द्रता होनी चाहिए तापमान में। उसके बाद है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी इंग्लैंड में। कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति। आज की क्लास से आपको 10 से 12 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको 30 के 30 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार बनते हैं घुमा घुमा के। तो फिर क्लास में लगातार बने रहना है और सेशन को एक बार शेयर कीजिए सभी लोग अपने साथियों के पास में और वीडियो को लाइक कर लीजिए। जितने लोग चैनल पर नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ? आपको बताना है कि पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से। कब से? औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से। अगला क्वेश्चन है, अपक्षय कैसी प्रक्रिया है? आपको बताना है कि अपक्षय कैसी प्रक्रिया है। तो आंसर हो जाएगा अपक्षय एक भूमिकीय प्रक्रिया है। कैसी है? भूमिकीय प्रक्रिया है अपक्षय। ऑप्शन इसका भूमिकीय प्रक्रिया सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दिवस कब मनाया गया था? यह मनाया गया था 1965 और 1974 के बीच में। कब मनाया गया था? 1965 से 1974 के बीच में मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक। अगला क्वेश्चन है, ओजोन स्तर के चरण का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था? आपको बताना है कि ओजोन स्तर के चरण का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था। तो आंसर है जोसेफ फारमैन। 1985 के द्वारा लगाया गया था। ये इंग्लैंड के थे। 1985 में उन्होंने पता लगाया था। किसने? जोसेफ फारमैन ने ओजोन स्तर के चरण का पता। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको बताना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है। तो
ओजोन परत को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। उसके बाद में जो है वो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। कौन है? नाइट्रोजन ऑक्साइड CFC के बाद में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 है, भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? आपको बताना है कि भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है? तो हो जाएगा बुकलिन, जो कि अमेरिका में है। कहाँ पर है? बुकलिन शहर है अमेरिका यानी USA का, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है भूमिगत जल के दोहन के कारण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मेघ बीजन में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि मेघ बीजन में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एवं आयोडीन के यौगिक का। किसका करते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एवं आयोडीन के यौगिक का प्रयोग करते हैं मेघ बीजन में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अपने स्थान पर सेलों तथा रिगोलिथ के विघटन तथा वियोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर करेंगे सभी लोग। अपने स्थान पर सेलों तथा रिगोलिथ यानी कि आवरण प्रस्तर के विघटन तथा वियोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिमालय के सहारे बसे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में भूमिवाह एवं भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या है? तो उत्तर हो जाएगा मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग में समय स्थिति की दशा की विक्षुब्धता एवं ढाल विनाश। तो आप लोग इसको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? आपको बताना है दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेनेसी नदी। किसको कहते हैं? टेनेसी नदी को जो कहा जाता है वो कहा जाता है अमेरिका का नरक। अगला क्वेश्चन है, भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृति है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृति है? तो आंसर हो जाएगा टेनेसी नदी। क्या जाएगा? टेनेसी नदी USA में है, ये 1940 में बनी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली दो नदियां कौन सी हैं? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली जो दो नदियां हैं वो हैं क्रमशः येलोजो जो चीन में है और एक है गंगा। ये दो नदियां हैं, आप लोग इसको याद रखेंगे। एक है नदी येलोजो जो चीन में है और एक है गंगा जो भारत में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। आपको बताना है उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड क्या है? आंसर है गंगा नदी। कौन है? गंगा नदी जो है उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। अगला क्वेश्चन है, मिस्र किसकी देन है? आपको बताना है कि मिस्र किसकी देन है। तो मिस्र जो है नील नदी का वरदान माना जाता है, इसीलिए नील नदी की देन है मिस्र। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहते हैं पश्चिम बंगाल का शोक। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक की उपमा दी गई है? आपको बताना था कि किस नदी को बिहार के शोक की उपमा दी गई है। तो वह है कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी नदी को जो है बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है, कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी कब और किसके कारण हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 3 दिसंबर 1984 को, जो मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो आप लोग इसको याद रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जामों में बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब और किस देश में हुई थी? आपको बताना है कि चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब और किस देश में हुई थी। आंसर है 22 अप्रैल को हुई थी 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल में। कहाँ पर हुई थी? यूक्रेन के चेरनोबिल में हुई थी 22 अप्रैल 1986 में यह परमाणु दुर्घटना। अगला क्वेश्चन है, 3 माइल आइलैंड दुर्घटना क्या है? 3 माइल आइलैंड दुर्घटना क्या है? तो यह USA यानी कि अमेरिका के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना है, जो 28 मार्च 1979 पेंसिल्वेनिया में 3 माइल परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र पर हुई थी। तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है, धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा के जो सर्वप्रथम प्रतिपादक थे वो थे ब्रटलैंड 1987। कौन थे? ब्रटलैंड थे। अगला क्वेश्चन है, स्थायी विकास की या फिर स्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग 2002 में। कहाँ पर हुआ था? जोहान्सबर्ग में किया गया था 2002 में। अगला क्वेश्चन है, स्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? आपको बताना है कि स्थायी विकास शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो ये किया था IUCN ने, यानी कि इंटरवेंशन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस ने अपनी विश्व संरक्षण रणनीति की रिपोर्ट में सबसे पहले स्थायी विकास शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संख्या किस सम्मेलन को प्रदान की गई है? तो यह जोहान्सबर्ग सम्मेलन को प्रदान की गई थी द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा, जो 2002 में हुआ था, जोहान्सबर्ग सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो धारणीय विकास के मुख्य जो 5 क्षेत्र हैं वो हैं
ऊर्जा, जल, स्वास्थ्य, कृषि तथा जैव विविधता, यानी ये 5 के 5 हैं। कौन से हैं? ऊर्जा है, जल है, स्वास्थ्य, कृषि तथा जैव विविधता है। तो धारणीय विकास के 5 मुख्य क्षेत्र हैं, आप लोग इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रमशः सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है। ये सब कैसे हैं? धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत माने जाते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं जल विद्युत ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, धारणीय विकास किसकी उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि धारणीय विकास किसकी या फिर किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन। अगला क्वेश्चन है, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1982। आप लोग इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी कि नीरी कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। नीरी कहाँ पर है? नागपुर में है। नासे नीरी और नासे नागपुर, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी कहाँ पर है? नागपुर में है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है छाता विधान। किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी 1987 में। कब की गई थी? भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास प्राधिकरण की स्थापना 1987। अगला क्वेश्चन है, रियो 5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 कब और कहाँ आयोजित हुआ था? आपको बताना है कि 5वां पृथ्वी सम्मेलन कह लो या फिर रियो 5 कह लो, तो ये कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 23 से 27 जून के बीच में 1997 में मध्य न्यूयॉर्क में। कहाँ पर हुआ था? 23 से 27 जून के बीच में 1997 में हुआ था मध्य न्यूयॉर्क में 5वां रियो या फिर पृथ्वी सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी अवस्थित है कहाँ पर है? शांत घाटी, शांत घाटी है केरल में। कहाँ पर है? केरल में है शांत घाटी। अगला क्वेश्चन है, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं वेटलैंड दिवस। अगला क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन यानी 2 फरवरी 1971 किस संरक्षण से संबंधित था? रामसर सम्मेलन आपको बताना है, तो यह था वनों से संबंधित। किससे था? वनों के संरक्षण से संबंधित था रामसर सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्रभूमि है? तो भारत में सबसे बड़ी जो अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्रभूमि वह गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनुवांशिक विभिन्नता के। कौन से हैं? आनुवांशिक विभिन्नता के जो क्षेत्र हैं वो जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र होते हैं आनुवांशिक विभिन्नता के। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण जो है यही जलवायु परिवर्तन का कारण है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में ये। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो आंसर करिएगा सभी लोग एक बार। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? ये जो संकल्पना है दी गई थी जोसेफ फोरियन के द्वारा। किसके द्वारा? जोसेफ फोरियन के द्वारा दी गई थी ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना। अगला क्वेश्चन है, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित UN का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? तो यह हुआ था 21 मार्च 1994 को, जो कि 50 देशों से अधिक के द्वारा समर्थित था। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च 1994। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाले देश की बात की जाए तो यह है चीन। कौन है? चीन। अगला क्वेश्चन है, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु में सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो मानव की जो क्रिया सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है जलवायु से वो है कृषि। कौन सी है? कृषि। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः अवस्थित रहती है स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ पर होती है? समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? तो यह होती है 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कितनी? 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है ओजोन परत पृथ्वी से। अगला क्वेश्चन, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, तो यह बचाती है पराबैंगनी किरणों से। किसको? किससे बचाती है ओजोन बायोस्फीयर? यह बचाती है पराबैंगनी किरणों से। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हो सकता है त्वचा का कैंसर। क्या हो सकता है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से त्वचा का कैंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। तो ओजोन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए हम यहाँ पर लेकर आए हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो जो फ्रिजों में भरी जाती है वो भरी जाती है मेफ्रॉन। कौन सी?
मेफ्रॉन गैस भरी जाती है फ्रिजों में। आप लोग इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो भरी जाती है मेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों की किस टीम ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था, तो यह लगाया था ब्रिटिश टीम ने। किसने? ब्रिटिश की टीम थी, उसने पता लगाया था अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का सबसे पहले पता। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर है? ओजोन परत का निर्माण सर्वाधिक है अंटार्कटिका के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 किसके रक्षण से संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह संबंधित है संकटग्रस्त प्रजाति से। सही हो जाएगा संकटग्रस्त प्रजाति। अगला क्वेश्चन है, किसने तिब्बत के पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल का पता लगाया था? तो आपको बताना था कि किसने तिब्बत के पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल यानी ओजेलो का पता लगाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा GW केट मूर ने। किसने? GW केट मूर ने पता लगाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? रिपोर्ट अभी एक नई आई है, इसको आप छोड़ दीजिए, ये अपडेट डाटा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो ये है मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम का सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है वो वनाच्छादित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अतिसघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? भारत में अतिसघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है, वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पर है? तो वह है पश्चिमी घाट। कौन सा है? पश्चिमी घाट में है सबसे ज़्यादा वनाच्छादित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो मैंग्रोव वनस्पतियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? पाई जाती है सुंदरवन में। सुंदरवन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, प्रमुख कारण क्या है? आपको बताना है कि नागालैंड के जो पर्वत हैं वो बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण क्या है? झूम कृषि। क्या है? झूम कृषि। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में बन चुका है। विश्व के वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं। विश्व के कितने प्रतिशत वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं 5%। कितने प्रतिशत? 5%। अगला क्वेश्चन है, WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो हो जाएगा जायंट पांडा। कौन है? जायंट पांडा जो है WWF का जो है प्रतीक जानवर है जायंट पांडा। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो ये था वनों उन्मूलन के विरुद्ध, वन समाप्ति के विरुद्ध में था चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। तो आंसर करिएगा सभी लोग, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को। कब? 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस कहाँ पर स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था सेंट पीटर्सबर्ग में। तो आप लोग इसको याद रखना, विश्व बाघ सम्मेलन 2010 का आयोजन किया गया था पीटर्सबर्ग में। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधों एवं जंतुओं में सर्वाधिक विशेषता है। पेड़ पौधों एवं जंतुओं में सर्वाधिक विविधता जो है वो किसकी विशेषता है? वह है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की। किसकी? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। क्वेश्चन क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ था? तो 1973 में प्रारंभ हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर। आप लोग इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान, नई दिल्ली। साथियों, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने जानने वालों के पास इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए एक बार सभी लोग, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ से आपको शायद 30 के 30 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं आज की इस क्लास से, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछे आज के यूपी टेट के वही सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं अब तक। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, बेतला पार्क कहाँ पर स्थित है? बेतला जो है वो है बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में है बेतला नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, 5 मौसमों का बाग स्थित है। 5 मौसमों का बाग कहाँ पर स्थित है? यह है महरौली के समीप। कहाँ पर है? महरौली के समीप है 5 मौसमों का बाग। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी 1992 में। आप लोग इसको नोट करके रख लीजिए। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? जंगली गधों का अभ्यारण्य है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन क्या, अभ्यारण्य सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है काजीरंगा। कौन सा है? काजीरंगा को जाना जाता है राइनो के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल व असम में पाया जाता है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का एवं रणथंभौर किस जानवर के लिए संरक्षित हैं? सरिस्का एवं रणथंभौर किस जानवर के लिए संरक्षित हैं? तो केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का ये सब कहाँ पर हैं? राजस्थान पार्क हैं। तो ये हैं बाघ के लिए। किसके लिए? सरिस्का और रणथंभौर बाघ के लिए संरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है? तो भारत का प्रथम तितली उद्यान है बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, जो कि बेंगलोर में। कहाँ पर है? बेंगलोर में है बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलोर। अगला क्वेश्चन है, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितने संरक्षित क्षेत्र हैं? तो आप लोग याद रखेंगे, टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र हैं जो वो हैं 46। अब शायद कुछ बढ़ के ज़्यादा हो गए हैं, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको। अब शायद हो गए हैं 52 या इस प्रकार से कुछ हैं। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है? तो यह हो जाएगा हाइड्रोस्फीयर। क्या हो जाएगा? हाइड्रोस्फीयर में पानी गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है हाइड्रोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की कुल सतह में लगभग कितने फीसदी क्षेत्र जलमंडल वाला है? जो जलमंडल वाला क्षेत्र है पृथ्वी की कुल सतह पर वो है 70%। कितना है? 70% भाग जो है जलमंडल वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना NGO आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन है? भारत का सबसे पुराना NGO आधारित संरक्षण अनुसंधान जो है वो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, मुंबई। कौन सा है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, मुंबई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। उसके बाद क्वेश्चन है, दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है? तो दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है थाईलैंड। कौन सा है? थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी 1916 में। 1916 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से बना होता है? तो जीवाश्म ईंधन जो बना होता है वो बना होता है कार्बन से। किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। उसके बाद है, पनबिजली की श्रेणी में आती है? अगर बात करें पनबिजली की तो ये आती है ऊर्जा के अक्षय स्रोत में। किसमें आती है? ऊर्जा के अक्षय स्रोत में आती है पनबिजली। अगला क्वेश्चन है, जलता कोयला पर्यावरण में छोड़ता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे। तो जलता कोयला छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर। क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊपरी परत को मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है को क्या कहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य को जीवन की मदद करने में सक्षम है उसको कहते हैं स्थलमंडल। क्या कहते हैं? स्थलमंडल। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव एक के साथ मापा जाता है? वो हो जाएगा बैरोमीटर। वायुमंडलीय दबाव किसके साथ मापा जाता है? बैरोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा, वायुमंडलीय दबाव मापते हैं बैरोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता जो ह्रास हो रहा है, नुकसान हो रहा है जैव विविधता को, उसका मुख्य कारण क्या है आपको बताना है। जैव विविधता का ह्रास का मुख्य कारण है प्राकृतिक आवासीय विनाश। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आवासीय विनाश। तो साथियों, ये थी आज की हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट EVS की 101 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस क्लास, जिसमें हमने 101 क्वेश्चन कर लिए हैं। आपको बताना कमेंट बॉक्स में कि आज की यह हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इस सेशन को अपने सभी साथियों को जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनको UP टेट का एग्ज़ाम इस बार पास करना है। उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है क्लास। तो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।